जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल से पास करती है, जैसे कि इन वायर से, तो फिर इनमें हीट जनरेट होने वाला है। अब ऐसा ही बिल्कुल होता है तुम्हारे फ़ोन के साथ भी। तुम्हारे फ़ोन में अगर तुम किसी हैवी गेम को खेलोगे तो तुम्हारा फ़ोन गर्म हो जाने वाला है। अब ये तो यार बिल्कुल ही अनवांटेड चीज़ हो गई ना, क्योंकि हमें तो हीट चाहिए नहीं। और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो कि बर्बाद होने वाला है। लेकिन देखो, कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे ये हीट ये हमें काम में आ सकती है। जैसे कि देखो, आजकल हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स का कपड़ों को प्रेस करने के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये हमारी मदद करती है। सिमिलरली हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स का ब्रेड को सेकने के लिए, और इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब्स का। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिलामेंट ये गर्म हो जा रहा है, और जैसे ही ये गर्म होता है वैसे ही ये ग्लो करने लगता है। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इनका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि लाइटनिंग या फिर बिजली। जब बिजली किसी पेड़ पे गिरती है ना, तो ये पेड़ में इतनी हीट जनरेट हो गई कि ये पेड़ जल जाने वाला है पूरा। तो यानी कि हमने देखा कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कि ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो फिर इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, इसके कारण हीट जनरेट होती है, और फिर हम इस जनरेटेड हीट को कैलकुलेट कैसे करें। तो आओ चालू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें इस इफेक्ट का नाम बता देता हूं। इसे हम सिंपली बुलाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इसे बुलाते हैं जूल हीटिंग। जेम्स जूल ये एक बहुत ही पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और उसके हीटिंग इफेक्ट पे बहुत ही डीपली स्टडी की थी। तो उन्हीं के नाम पे हम इसे जूल हीटिंग बुलाते हैं। और तुम्हें याद आ रहा होगा कि एनर्जी की एसआई यूनिट ये भी इन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, जूल। तो अब हमारा पहला सवाल ये है कि यार इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो ये होता है कोलिजन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच के कोलिजन के कारण। अब उसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन एग्जांपल्स को हटा देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। हाँ, अब आप अपने वायर पे जूम करते हैं एटॉमिक लेवल तक। तो ये हो गए मेरे वायर के एटम्स, और इसके थ्रू जा रही है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसके थ्रू। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये एक स्ट्रेट लाइन पर जाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं ना रास्ते में। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये इन एटम से टकराता हुआ, इनसे बाउंस ऑफ करता हुआ एक जिगजैग पाथ पे जाएगा, कुछ ऐसे। अब जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराता है तो ये थोड़ी सी अपनी एनर्जी इस एटम में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण ये एटम ये थोड़ा वाइब्रेट, थोड़ा सा शेक करने लगेगा। अब देखो, अगर तुम एक छोटा सा पत्थर लो और एक बड़े पत्थर पे मारो, तो फिर थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है, और ये बड़ा पत्थर थोड़ा सा शेक या वाइब्रेट करने वाला है। और यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बहुत सारे कोलिजन्स होने वाले हैं, और सारे एटम्स ये वाइब्रेट और शेक करने वाले हैं। हाँ, अब अगर एक मटेरियल के एटम्स वाइब्रेट या शेक करने लगे तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल हीट अप हो रही है। अब ऐसे ही मटेरियल्स हीट अप होती हैं जब भी किसी मटेरियल के थ्रू करंट जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जाएं, तो ये कोलाइड करती हैं एटम के साथ और उनमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, जिसके कारण ये शेक या वाइब्रेट करने लगती हैं और ये मटेरियल हीट अप हो जाता है। तो हमने ये देख लिया कि मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट अप क्यों होती हैं। अब आओ देखते हैं कि इस हीट को हम मेजर कैसे करें। तो मैं इसके लिए इस एग्जाम्पल को हटा देता हूं और एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट। और मान लो कि इसके थ्रू करंट जा रही है कुछ आई एम्पियर्स की, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें दिया हुआ है कुछ वी वोल्ट्स का। हाँ, और हमें ये पता लगाना है कि कितनी हीट जनरेट हो रही है इस फिलामेंट के अंदर। अब देखो, इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, ये कहता है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती है, ना ही डिस्ट्रॉय, बल्कि एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पे हम भेज रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और हमें मिल रही है हीट एनर्जी। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड लॉस हो रही है, तो यानी कि 100 जूल की हीट एनर्जी पर सेकेंड यहाँ पे हमें मिल रही होगी। अब पिछले एक वीडियो में हमने ये देख रखा है कि एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट पर सेकेंड इसे हम बुलाते हैं पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर इसे हम कैलकुलेट करते हैं एज V इंटू आई। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा हो तो एक बार पिछला पावर का वीडियो देख के आ जाओ, वहां पे हमने डिटेल में इसकी बात की है। तो यानी कि पावर हमें बता देगा कि V इंटू आई जूल्स ऑफ एनर्जी ये लॉस हो रही है पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, क्योंकि यही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि V इंटू आई जूल्स की हीट एनर्जी ये प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड। तो यानी कि ये सेम फॉर्मूला हमें बता देगा कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड। तो यानी कि एक सेकेंड में मुझे वी आई जूल्स की एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी।
तो 10 सेकेंड में मुझे मिलेंगी VI इंटू 10 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। तो यानी कि इसे मैं ये लिख सकता हूं कि हीट प्रोड्यूस्ड, इसका फॉर्मूला हो जाने वाला है VI, जो कि हो गया हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इंटू टोटल टाइम T। अब देखो ये कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, हमें पहले से पता था कि एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड यानी कि पावर, इसका फॉर्मूला बराबर होता है V इंटू आई के, और इसी की मदद से हमने इस हीट जनरेटेड का फॉर्मूला को कैलकुलेट किया है, तो इसे अलग से याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला बताता है कि हीट प्रोड्यूस्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I के। तो यानी कि अगर फिलामेंट में करंट I बढ़ जाए तो यानी कि हीट जनरेटेड ये भी बढ़ जाना चाहिए। अब ये तो जाहिर सी बात है यार, करंट अगर बढ़ जाए तो यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट के अंदर से जाएंगे, यानी कि ज़्यादा कोलिजन्स होने वाले हैं, तो यानी कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है। अब देखो फॉर्मूला हमें ये भी बताता है कि हीट प्रोड्यूस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस V के। तो यानी कि फिलामेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये अगर बड़ा हो जाए तो यानी कि फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस ये भी बड़ी हो जाने वाली है। अब देखते हैं कैसे। देखो पोटेंशियल ये रिलेटेड होता है पोटेंशियल एनर्जी से, तो यानी कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये बड़ा हो जाए तो यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस ये भी बड़ी हो जाने वाली है। यानी कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा ना तो उसकी एनर्जी में ज़्यादा चेंज आने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा एनर्जी को लूज करने वाला है फिलामेंट के अंदर, और ये एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है हीट में, तो यानी कि अब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये बढ़ जाए तो हीट जनरेटेड ये भी बढ़ जाने वाला है। अब देखो जब बिजली गिरती है ना, जब लाइटनिंग गिरती है तो फिर पोटेंशियल और करंट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होती है, और जो ट्री था ना वो इस हीट के कारण जल जाता है। अब एक आखिरी चीज़, अगर मान लो कि तुम्हें इस फिलामेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल और इसमें बहने वाला करंट, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ पता होती, और इस फिलामेंट की रेजिस्टेंस R इसकी वैल्यू पता होती, तो क्या तुम हीट जनरेटेड इन द फिलामेंट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे? तो देखो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर मान लो कि इस एग्जाम्पल में मुझे V की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्मूले में V को रिप्लेस कर दूंगा आई आर से। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई आर तो मेरे पास आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी कि हीट का फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। या फिर अगर मुझे I की वैल्यू पता नहीं होती तो फिर मैं यहाँ से लिखता I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पे मैं I को रिप्लेस कर देता V बाई आर से, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो H को हम लिख सकते थे हीट जनरेटेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब देखो ये हीट जनरेटेड के तीन अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसको तीन अलग अलग तरीके से हमने लिख दिया है। तो इसे तीन अलग अलग फॉर्मूले की तरह याद मत रखना, ठीक है? इसे आसानी से कैलकुलेट कर लेना तुम हमेशा। अब आखिरी में कुछ छोटी छोटी डिटेल्स। देखो इलेक्ट्रिक हीट जनरेटेड पर सेकेंड, इसे हम पावर डिसिपेटेड भी बुलाते हैं, पावर डिसिपेटेड। तो यानी कि अगर किताबों में लिखा हो कि कैलकुलेट करो कि पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, यानी कि उनका मतलब है कि कैलकुलेट करो कि कितनी इलेक्ट्रिकल हीट जनरेट हो रही है पर सेकेंड। अब देखो जब जूल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, ये निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेटेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उन्होंने सबसे पहले इस फॉर्मूले को निकाला। इस फॉर्मूले को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला बिना किसी मैथ का इस्तेमाल किए हुए। तो हम इस फॉर्मूले को स्टार्टिंग में जूल्स लॉ भी बोलते थे, जूल्स लॉ। आज हमें पता है कि इन तीनों फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं बेसिकली, तो यानी कि हम इन तीनों को जूल्स लॉ बुला सकते हैं। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जब इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल के थ्रू जाती है तो उसमें हीट जनरेट होता है, और उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं।